Hello students, let us find out the units of gravitational constant capital G. In the previous lecture, we discussed about the universal law of gravitation. So a formula was derived and that formula was F is equal to gm1m2 upon r square. पिछले लेक्चर में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया था और उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एक फार्मूला डिराइव हुआ था एंड दिस इज द फार्मूला दैट इज F इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर. तो ये जो कैपिटल G है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इस लेक्चर में हम इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है ये पता करेंगे. नाउ व्हाट डज दिस फार्मूला इंडिकेट? ये फार्मूला हमको बताता क्या है? नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स F between two bodies of mass m1 and m2 placed at a distance r apart is given by this formula. तो ये फॉर्मूला हमको बताता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो बॉडीज के बीच में बनती है जिनका मास m1 और m2 है और जिनके बीच का सेपरेशन r है. उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फॉर्मूला उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितनी वैल्यू है उस फोर्स की. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा ही एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है. दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर इन आउटर स्पेस. बाहर जो स्पेस में बॉडीज हैं, अगर हमको उन बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, यानी जमीन धरती के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हमको उसको मेजर करना है तब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G. तो G को यहीं रहने दीजिए, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड ले जाइए. तो क्या होगा, इसको रीअरेंज करें तो क्या मिलेगा? G इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन m1 m2. नाउ यूनिट फॉर फोर्स इज न्यूटन. तो न्यूटन है फोर्स की यूनिट, तो फोर्स की यूनिट रख दीजिए न्यूटन. डिस्टेंस स्क्वायर, ये आर क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, उनका सेपरेशन. तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर. सो मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो यूनिट का भी स्क्वायर होगा, दैट इज मीटर स्क्वायर. अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. किलोग्राम स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि m1 की यूनिट भी किलोग्राम और m2 की यूनिट भी किलोग्राम. सो किलोग्राम स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? ये तो बात हुई यूनिट की. सो रिमेंबर दिस यूनिट फॉर G. ये न्यूमेरिकल्स में भी हमको काम आएगी. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इसको कैसे पढ़ेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G? देखिए हमने यूनिट की बात कर ली, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है. सो द वैल्यू ऑफ G, suppose these are two bodies A and B. These two bodies are kept at a distance of 1 meter from each other and mass of each body is 1 kilogram. If you put all these values, जैसे कि इस फॉर्मूले में m1 की बजाय 1 किलोग्राम रख दिया, m2 की बजाय 1 किलोग्राम रख दिया और r की जगह भी हमने 1 मीटर रख दिया. तो ये सब वैल्यूज तो 1 1 है. तो जो फाइनल आंसर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू G. तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is equal to the force that exists between two bodies having mass 1 kg when separation between them is 1 meter. Now this value was measured experimentally. अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो इस क्लास में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू मेजर की थी G की वो हमको याद रखनी पड़ेगी. लेकिन that is G is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अब ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी. ये एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई थी वैल्यू. वो कैसे की गई थी वो इस क्लास के लिए जानना आपको ज़रूरी नहीं है. जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज.
First, we take the gravitational force between the objects of small size. These are two bodies, B1 and B2. Separation between these two bodies is 1 meter, and mass of each body is 1 kilogram. So gravitational force that exists between these two bodies can be calculated by this formula. तो ये फॉर्मूला हमको क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमको इन दो बॉडीज के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा है, और मैंने पहले ही बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। जिस फोर्स से ये दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे मेजर करते हैं? इस फॉर्मूला से मेजर करते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इस g की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। m1 इज 1, m2 इज 1 एंड r इज ऑल्सो, यानी सेपरेशन दोनों का वो भी 1। सो F इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो देखिए बहुत छोटी वैल्यू है। 10⁻⁻11 का मतलब है, इसको अगर डिनोमिनेटर में लाता हूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको 6.67 अपॉन, यानी डिवाइडेड बाय 10⁻11। अब आप सोचिए कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है दैट इज 10⁻11, तो ये जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी ये कितनी छोटी वैल्यू होने वाली है। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल फोर्स दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन दीज टू बॉडीज। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन दोनों बॉडीज के बीच में बन रही है, एग्जिस्ट करती है, उसका ये मैग्नीट्यूड है। अब ये इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी स्मॉल वैल्यू है कि ये फोर्स इन दोनों बॉडीज को मूव नहीं कर सकती है। तो हम इस फोर्स को इग्नोर भी कर सकते हैं, और इस स्मॉल फोर्स की वजह से ही इन बॉडीज के बीच में कोई मोशन नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन कई बार उठता है कि क्यों दीज टू बॉडीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, देन वाई दीज टू बॉडीज आर नॉट मूविंग। कि ये दोनों बॉडीज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो मूव करती हुई क्यों नहीं दिखती? तो ये मूव करती हुई इसलिए नहीं दिखती क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इन दोनों बॉडीज के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, बहुत छोटी फोर्स है वो, और वो इतनी छोटी है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं कर सकती। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स थे और दोनों ही स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स थे। अगर इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को हम बिग साइज ऑब्जेक्ट ले लें, मान लीजिए अर्थ ले लेते हैं, उस केस में कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्रिएट होगी वो देखते हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस or understand this concept with this example. Calculate the force of gravitation due to Earth on a ball of 1 kg mass lying on the ground. Mass of Earth is 6 into 10 raised to power 24 kg. Radius of Earth is 6.4 into 10 raised to power 3, and g is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11. Now we have got all the values that we require for this formula. इस फॉर्मूले के लिए हमको जो जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है वो सब हमको मिल गई हैं। सिर्फ हमको इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और उनको सॉल्व करना है, हमको अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ हियर F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द बॉल हैविंग मास 1 kg। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, दैट इज m1 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 का स्क्वायर। नाउ इफ यू सॉल्व दिस यू गेट योर आंसर टू बी 9.8 न्यूटन। तो अर्थ के बीच में और बॉल के बीच में जिसका मास 1 kg है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज 9.8 न्यूटन। नाउ दिस इज अ बिग फोर्स, ये बड़े मैग्नीट्यूड की फोर्स है, एंड इट इज ड्यू टू दिस लार्ज मैग्नीट्यूड फोर्स दैट वी कैन सी अ स्टोन मूविंग व्हेन इट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। अब अगर हम किसी स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उस स्टोन को हम मूव करता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है उस स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है इस फोर्स के साथ, और ये फोर्स एक बड़ी फोर्स है जिसकी वजह से हमको स्टोन मूव करता हुआ दिखता है। पिछले केस में जो फोर्स बनी थी द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट वाज वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, तो दोनों स्टोन मूव नहीं किए थे क्योंकि वहाँ पर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स थे वो स्मॉल साइज थे। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बिग साइज लिया अर्थ, एंड जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है स्टोन।
नाउ हियर यू कैन सी 10⁻²4। इसको देखिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको 6.4 से डिवाइड कर दीजिए, जैसा आप अब तक करते आए हैं। अब पावर्स की अगर हम बात करें तो कैसे होगा, 10⁻11 इन 10⁻24। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 24 - 11 हो जाएगा। तो ऊपर हमको क्या मिल जाएगा, 10⁻13। और नीचे क्या है, 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो 10⁻6 का स्क्वायर क्या बनेगा, 10⁻6 इंटू 10⁻6 मतलब 10⁻12। 10⁻13 ऊपर है, 10⁻12 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएं तो ये जो +10 12 था नीचे, ऊपर जाकर के बन जाएगा -12। तो 13 - 12 कितना बचा, 10। और बाकी की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ सेंट्रिपिटल फोर्स, this is a stone and this stone is tied to one end of a string and the other end of the string is held in your hand। देखिए क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के एक एंड पे हमने पत्थर बांध दिया और दूसरा एंड जो है स्ट्रिंग का वो अपने हाथ में हमने उसको पकड़ लिया। अब हमने इस स्टोन को घुमाना शुरू किया तो क्या होगा, दिस स्टोन इट विल मूव अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, ये ऐसे गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देगा। नाउ इफ इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस स्टोन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, आपसे पूछा जाता है कि जब ये स्टोन इस सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज कीजिए मुझे इस पॉइंट के ऊपर इस स्टोन की डायरेक्शन ऑफ मोशन बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही इस स्टोन की डायरेक्शन होगी एट दिस पॉइंट। तो इस सर्कुलर पाथ के अलोंग किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको इस स्टोन की डायरेक्शन बतानी है तो उस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, वो टेंजेंट आपको इस स्टोन की डायरेक्शन बता देगी। When this stone is moving along this circular path, the speed of this stone is constant। इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हर पॉइंट के ऊपर इस स्टोन की जो स्पीड है वो सेम रहती है जब ये स्टोन इस सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है। बट द डायरेक्शन ऑफ दिस स्टोन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। इसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है। सो यू कैन सी दिस स्टोन इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी पोजिशन। नाउ वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन 2 ways। वेलोसिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट की, उसको बदलने के 2 तरीके हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, which means it has got magnitude and it has got direction। तो वेलोसिटी बदलने के 2 तरीके क्या हैं, वेलोसिटी चेंज करने के 2 तरीके क्या हैं। आइदर यू चेंज द मैग्नीट्यूड, मतलब मान लीजिए लेट अस सपोज कि एक बॉडी 10 km/h की स्पीड से मूव कर रही है, तो आप 10 को इंक्रीज करके 11 कर दीजिए या 10 को डिक्रीज करके 9 कर दीजिए, मतलब आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है कि आप उसकी डायरेक्शन को बदल दीजिए। देर इज नो नीड टू चेंज द स्पीड, बट यू इफ यू चेंज द डायरेक्शन देन ऑल्सो वेलोसिटी इज चेंज्ड। तो अगर आप मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं तब भी वेलोसिटी चेंज होती है, अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तब भी वेलोसिटी चेंज होती है। इस केस में डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन इज चेंजिंग व्हेन दिस स्टोन मूव्स अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। जब ये स्टोन इस सर्कुलर पाथ के अलोंग रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस स्टोन की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टोन का जो मोशन है अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करती है, और ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये हमेशा सेंटर के अलोंग एक्ट करती है। यहां आप देख सकते हैं। सो दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स, और इसी सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर सकता है।
इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन में होगी या सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही होगी तो उसके ऊपर ज़रूर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी। यहाँ पर हमारा स्टोन चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब इस स्टोन के ऊपर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है जो कि सेंटर की तरफ है। सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स भी हम लोग कहते हैं। Now this centripetal force in this case is provided by the tension in the string. देखिए आप महसूस करेंगे जब आप ये एक्टिविटी अपने घर पे परफॉर्म भी कर सकते हैं, जब आप पत्थर को इस तरीके से घुमाएंगे तो जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, उसमें टेंशन, खिंचाव प्रोड्यूस होता है। तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन ही इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ज़रूर बनेगी जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगा, लेकिन उसके प्रोवाइड होने के रीजंस अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए स्टोन की बजाय गाड़ी है, गाड़ी गोल गोल चक्कर लगा रही है, तो क्योंकि गाड़ी गोल गोल घूम रही है तो इसका मतलब उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो गाड़ी गोल गोल नहीं घूमेगी। यहाँ पर भी आप देखिए, मान लीजिए स्टोन घूम रहा है और यहाँ पर धागा टूट गया, इस पॉइंट पर धागा टूट गया, मतलब टेंशन, खिंचाव खत्म स्ट्रिंग के अंदर। सो व्हाट विल हैपन? दिस स्टोन विल मूव इन अ डायरेक्शन दैट इज टेंजेंट टू दिस पॉइंट। जहाँ पर ये रस्सी टूटी उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये जो स्टोन है इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेगा। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। देखिए सोलर सिस्टम में क्या है, सन है सेंटर में और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, दोज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सन एंड अर्थ। नाउ अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। अब चूंकि अर्थ गोल गोल घूम रही है सन के चारों तरफ, इसका मतलब अर्थ के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है और वो किधर लगेगी? टुवर्ड्स द सेंटर, इस डायरेक्शन में। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रिंग की टेंशन ने प्रोवाइड की थी। जब गाड़ी गोल गोल घूम रही थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड ग्राउंड ने प्रोवाइड की थी। यहाँ पर अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है तो इसके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। इसी तरीके से सैटेलाइट्स भी प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो रिवॉल्व इसलिए कर पाते हैं बिकॉज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द planet and the satellite. The tides are formed in the sea because the sun and moon exerts a gravitational force on the surface of water. तो जो टाइड उठती हैं समंदर में वो इसीलिए उठती हैं क्योंकि जो सरफेस ऑफ वाटर है उसके ऊपर सन और मून ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो पानी का लेवल कभी राइज होता है, कभी गिर जाता है और लहरें प्रोड्यूस होती हैं। So these are some assignment question. Solve them.